देव कुमार जी, जो कि डीटीएफ से कैंडिडेट हैं। देव कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको डीटीएफ की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। तो आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि डीटीएफ जो है लगातार जो है सड़क पर उतरकर संघर्ष करती रही है। इसके बावजूद जो है उस पर कई तरीके के आक्षेप लगाए जाते रहे हैं कि उनके टेन्योर में जो डूटा का काल रहा है उसमें जो है लगातार जो है असफलताएं मिली हैं, उनको कोई सफलता जो है हासिल नहीं हुई है। इस तरीके के आरोपों पर पहले क्या कहेंगे, फिर मैं दूसरे मुद्दों पर आऊंगा। ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि डीटीएफ के नेतृत्व में डूटा का जो संघर्ष रहा है वो असफलताओं का दौर है। ये जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। सभी जानते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक जानते हैं कि 2011 से डीटीएफ डूटा का नेतृत्व कर रही है, यानी शिक्षक चुन करके उनको भेज रहे हैं। आप तब से देखें तो लगातार बहुत सारे जो सरकार के जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो शिक्षक विरोधी नीतियां हैं और कुल मिलाकर के शिक्षा विरोधी जो नीतियां हैं, उनको दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू करने के प्रयास हुए और डूटा उसके खिलाफ डीटीएफ के नेतृत्व, मतलब डीटीएफ डूटा के नेतृत्व में है और डूटा इसके खिलाफ लगातार लड़ती रही है और बहुत सारी सफलताएं हैं। हालिया अगर एक दो बिंदुओं की ओर अगर मैं इशारा करूं तो आप पाएंगे कि 2015 में जब वर्कलोड घटाया गया था, यूजीसी का एक आदेश आया था, वर्कलोड घटा दिया गया था, यानी मतलब वर्कलोड बढ़ा दिया गया था, यानी एक टीचर जो है 22 घंटे पढ़ाएंगे। तो इसके दो परिणाम सामने आ रहे थे। तदर्थ जो शिक्षक हैं वो अपनी नौकरी से हाथ धो रहे थे और परमानेंट शिक्षक जो है उनके कार्यभार बढ़ रहा था। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में भी बाधा थी और जो लोग तदर्थ के रूप में काम कर रहे थे वो नौकरी से बाहर जाते। डूटा के नेतृत्व में शिक्षकों ने आंदोलन किया, ये 4th अमेंडमेंट आया और वो वापस हुआ और लोगों की नौकरियां बची, पहली बात। फिर आप देखेंगे 2018 में 200 पॉइंट रोस्टर के बदले 13 पॉइंट रोस्टर, ये इसी सरकार के, ये सब एनडीए की सरकार के, बीजेपी के सरकार के दौर में यह सब हुआ है। उसके खिलाफ लगभग साल भर डूटा जो है लड़ी, डीटीएफ उसका पार्ट था। डूटा लड़ी और 2019 में उसको हमने फिर उसमें सफलता हासिल डीटीएफ ने किया। फिर आप देखेंगे 28 अगस्त 2019 का, 28 अगस्त 2019 को आप देखेंगे कि एक जो चिट्ठी जो रजिस्ट्रार के यहाँ से जो चिट्ठी निकली थी और लगभग यह मतलब स्थिति आ रही थी कि ये जो एडहॉक टीचर हैं वो तदर्थ के गेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे या नौकरी से हाथ धो देंगे। उसके खिलाफ आप देखिए, उसके खिलाफ शिक्षकों का जो गुस्सा था वो 5 और 4 दिसंबर को फूटा और दिल्ली विश्वविद्यालय को घेराव हुआ और उसके बाद, उस घेराव के बाद मिनिस्ट्री, यूजीसी और डूटा के बीच एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत जो है 5 दिसंबर का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता कायम हुआ जो 5 दिसंबर के चिट्ठी के नाम से जाना जाता है। और उस चिट्ठी के माध्यम से आप देखिए आज की तारीख में कि इस पेंडेमिक के दौर में प्राइवेट सेक्टर की लगभग सारी नौकरियां चली गई और हमारे सामने अनिश्चितता का दौर था कि क्या हम जुलाई और अगस्त में तदर्थ शिक्षकों को ज्वाइनिंग करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। डूटा ने न केवल उनको ज्वाइनिंग सुनिश्चित की बल्कि उनकी सैलरी भुगतान भी सुनिश्चित की। तो यह कहना कि डूटा असफलताओं के दौर से गुजरा है बिल्कुल गलत है। 3 मेजर चीज हो गया, 4th अमेंडमेंट, 200 पॉइंट का रोस्टर 2019 में और अभी जो 2020 में जो अगस्त में पेंडेमिक के दौर में सबको ज्वाइन कराना 5 दिसंबर के लेटर के आलोक में। तो यह बहुत बड़ी सफलताएं हैं, ऐसा नहीं है, लगातार डूटा लड़ रही है। लेकिन बावजूद इसके जो है कहा जाता है कि डीटीएफ जो है डूटा पर काबिज रहती है और वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने में ज्यादा रुचि दिखाती है बनिस्बत शिक्षक समस्याओं को रिजॉल्व करवाने में। चीजों को क्लब मत कीजिए, दोनों दो चीजें हैं। डूटा पे डीटीएफ काबिज है, इस समझ में कहीं ना कहीं समस्या है। देखिए, डूटा और सरकार दोनों दो चीजें हैं, अगर अलग करके आप नहीं देखेंगे तो समस्या होगी। डूटा शिक्षकों का एक यूनियन है, एक संगठन है जो शिक्षक हितों के लिए लड़ती है। डूटा कोई सरकार नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं बनाती है, इसके पास शिक्षकों को देने के लिए कुछ नहीं है, शिक्षकों के लिए लड़ने के लिए डूटा है, पहली बात।
दूसरी चीज जो सरकार है, सरकार की जो नीतियां हैं आप देखेंगे शुरू से कि वह शिक्षक विरोधी हमेशा रही है, किसान विरोधी रही है, मजदूर विरोधी जो है नीतियां रही हैं। आप लॉकडाउन के पीरियड में देखिए, मजदूरों के काम करने के घंटे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया। तो किसके खिलाफ लड़ेगी डूटा? डूटा सरकार के जन विरोधी और शिक्षक विरोधी नीतियों के खिलाफ ही तो लड़के शिक्षकों के लिए कुछ मुहैया कराएगी, नंबर 1। दूसरी बात जो आपने कहा कि प्रमोशन पर 10 साल में डूटा ने कुछ नहीं किया, ऐसा लोग कह रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि छठा वेतन जब आया था उसके साथ सेवा शर्त आई थी, सर्विस कंडीशन आया था, जो एपीआई था। एपीआई वो भी रेट्रोस्पेक्टिव डेट से दिल्ली विश्वविद्यालय में लगाया गया था। अब आप देखिए कि एपीआई के खिलाफ डूटा ने फेड कुट्टा से और एआईएफएफओ से मिलकर के एक संघर्ष किया, ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे संघर्ष किया, और एपीआई जो पॉइंट जो लाना था उसको हटाने का मुहिम चलाया। ये एक लंबी लड़ाई थी, एक दिन में नहीं सुलझा। यहाँ एक चीज और बता दूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो सरकार का जो शिक्षक संगठन है एनडीटीएफ, निगवेकर कमेटी ने उनको बुलाया, डूटा को नहीं बुलाया, याद रखिए। इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं यूनियन को तोड़ना भी चाहती है सरकार। बावजूद इसके डूटा ने सबको साथ में लेकर के, अस्थाई परमानेंट शिक्षकों को लेकर के, और स्टेट के जो यूनिवर्सिटीज के जो संगठन है एआईएफएफओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो फेडरेशन है फेक डूटा, इन तीनों को मिला करके एपीआई के खिलाफ लड़ी, और सबने अपने अपने एजेंडे में एपीआई को हटाने के लिए मुहिम चलाया। फाइनली एपीआई हटा, और एपीआई हटा तो सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए नहीं हटा, पूरे हिंदुस्तान के लिए हटा, नंबर 1। दूसरी चीज, दिल्ली विश्वविद्यालय में अब प्रक्रिया प्रमोशन की शुरू हुई, यह एक बात है। दूसरी बात, लेकिन यहीं पे सरकार ने एक काम नहीं किया है, वो ये कि एसोसिएट लेवल के लिए जो कैस 2018 जो रेगुलेशन आया उसमें पीएचडी की बाध्यता कर दी, अनिवार्यता कर दी। इससे एसोसिएट लेवल के प्रमोशन में उन लोगों के लिए मुश्किल है जिनके पास पीएचडी नहीं है। हम इसके खिलाफ भी लड़ रहे हैं, और हमारी यह मांग है। एनामली कमेटी में भी हमने रिप्रेजेंट किया है, यूजीसी को भी रिप्रेजेंट किया है डूटा ने, एमएचआरडी को भी दिया है। एमएचआरडी ने पॉजिटिव रुख अभी नहीं अपनाया है। हम ये कह रहे हैं कि कैस 2018 से पहले कैस 2010 था, उसके पहले एमपीएस 98 था, उन सब में रीडर होता था, रीडर के लिए पीएचडी की अनिवार्यता नहीं थी। इसलिए उस चीज को बरकरार रखते हुए अब जो है कैस 2018 में भी एसोसिएट के लिए पीएचडी की बाध्यता को हटाया जाए। तो ऐसा नहीं है, प्रमोशन चल रहे हैं, लेकिन जो एपीआई हटा यह बहुत बड़ी सफलता है। लोग जो कह रहे हैं कि 10 साल में कुछ नहीं किया, यह सरकार है। सरकार आज की तारीख में काफी क्रूर है। आप किसान आंदोलनों को देख लीजिए, महीनों से किसान आंदोलन चल रहे हैं, सरकार कुछ सुन नहीं रही है। तो आप किस बड़ी शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, यह देखना होगा। यह लंबी लड़ाई है, और सामूहिक रूप से ही हम लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। और डूटा लगातार लड़ रही है और जीत रही है। प्रमोशन शुरू हुए हैं, पीएचडी की बाध्यता हमें हटा करके नॉन पीएचडी के लोगों को प्रमोशन जो है एश्योर करना है, कम से कम एसोसिएट लेवल तक। जी जी, ये जो मेरा अगला सवाल है वो दिल्ली सरकार द्वारा जो 100% जो वित्त पोषित कॉलेज हैं उसमें सैलरी नहीं मिल रही है, उसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं और इसको कैसे ठीक करेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से जो दिल्ली सरकार में लगभग 28 कॉलेज आते हैं, और 12 कॉलेज ऐसे हैं जिनका 100% अनुदान जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से आती है। और शिक्षकों की अगर सैलरी नहीं मिल रही है तो इसके लिए सीधे सीधे तौर पर अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है दिल्ली सरकार। याद रखिए कि न्यू एजुकेशन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति की घोषणा केंद्र जो है करती है, बिना पार्लियामेंट में चर्चा किए, बिना किसी अध्यादेश के, सिर्फ अडॉप्ट करके एक अधिसूचना के आधार पर लागू करने की घोषणा करती है। और दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री इसको समर्थन करते हैं। और उस आलोक में यदि देखिए तो दिल्ली सरकार यह जो कह रही है कि शिक्षकों की या गैर शिक्षक कर्मचारियों के वेतन का भुगतान आप स्टूडेंट फंड से कीजिए, यह कहीं ना कहीं उसी नई शिक्षा नीति के तहत जो प्रावधान है यह उसी का रिफ्लेक्शन है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार नई शिक्षा नीति को लेकर के लगभग एक प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं। और जो सैलरी नहीं मिल रही है कॉलेजेज में दिल्ली सरकार के, उसके लिए
सीधे सीधे केजरीवाल और की सरकार जो है, दिल्ली सरकार, वो जिम्मेदार है। और इनको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये पब्लिक फंडेड एजुकेशन है, ये लोन ग्रांट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम से लोन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की तरफ नहीं बढ़ना है। और शिक्षकों को उनका जो हक है, जो अधिकार है, जो सैलरी है, वो उनको रेगुलर भुगतान करें, दिल्ली सरकार को भुगतान करना चाहिए। और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को भी बातचीत, डायलॉग, संवाद स्थापित करना चाहिए दिल्ली सरकार से। और लेकिन आप इसे ठीक कैसे करेंगे? सवाल तो यह है कि आप जब मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप किस तरीके से ठीक कर पाएंगे? देखिए, दो चीजें हैं। मैं जिस चुनाव में हूं, का चुनाव लड़ रहा हूं, इसी जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे उच्चतम निर्णायक इकाई है, जिसमें 2 शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं। वहां एजेंडा आता है, एजेंडा के अलावा 0 आवर होता है। 0 आवर में ही हमारी भूमिका तय होती है कि हमें क्या करना है। निश्चित रूप से मैं 0 आवर में दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बात के लिए प्रेशराइज, दबाव डालने का प्रयास करूंगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी तरफ से पहल करे दिल्ली सरकार से संवाद स्थापित करने का। इसके बाद भी बात न सुलझे तो मैं यह कहने की कोशिश करूंगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन यूजीसी और एमएचआरडी से भी संपर्क करे कि इस तरह की समस्याएं हैं और इसको समाधान करे। यह एक बात है, यह इसी में हमारी भूमिका होगी। हमारा जो दूसरा जो संगठन है, जो अम्ब्रेला संगठन है डूटा, वह सड़क पर लड़ती है। वह सड़क पर लड़ेगी, दिल्ली सरकार के खिलाफ लड़ेगी कि आप इनका वेतन भुगतान कीजिए, और यूजीसी और एमएचआरडी के तरफ भी जाएगी कि देखिए, अगर दिल्ली सरकार नहीं दे रही है तो अगर आप कोई तरीका हो सकता है कि इन 12 कॉलेजेस को दिल्ली विश्वविद्यालय का अंग बनाया जाए, टेक ओवर किया जाए, तो इस दिशा में भी डूटा सोच सकती है। और इसी में जो भी लीगल पहलू होंगे, जो भी ऑर्डिनेंस और एक्ट इंस्टीट्यूट के तहत जो बातें होंगी, वो उसको रखना, तार्किक तरीके से रखना मेरी भूमिका होगी और मैं यह काम करूंगा। अब आप कह रहे हैं कि इसी का चुनाव लड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी की जो उच्चतम निर्णायक इकाई है उसका, तो कानून के फ्रेमवर्क में रहकर ही आपको काम करना होगा। बावजूद इसके जो है एक मुद्दा जो है सड़क पर हमेशा या शिक्षकों के कानों में गूंजता रहता है, समायोजन का मुद्दा। पहले जो है डीटीएफ का स्टैंड जो है समायोजन से अलग था, उसके खिलाफ ही था लगभग। लेकिन 2016 के बाद जो है निरंतर डीटीएफ के स्टैंड में परिवर्तन हुआ है समायोजन को लेकर के। तो ये परिवर्तन किसी राजनीतिक दबाव के कारण है या चुनावी रणनीति के कारण है? नहीं, देखिए, हमारी समझ यह थी, देखिए, जब कोई व्यक्ति या संगठन संघर्ष में होता है तो संघर्ष में बहुत कुछ सीखता भी है और बहुत कुछ हासिल भी करता है। शिक्षकों के लिए बहुत कुछ रिलीफ दिलवाता भी है लड़ करके सरकार से, और खुद को सीखता भी है कि और कैसे बेहतर तरीके से लड़े। देखिए, 2016-17 आप याद कीजिए, 2016 से पहले एक दिल्ली विश्वविद्यालय में एक तानाशाही रवैया चल रहा था, जो यहाँ के विद्यार्थियों को गिनी पिग बनाया गया था। टीचरों में भय का माहौल था। दिनेश सिंह यहाँ के वाइस चांसलर थे, वो किसी को टर्मिनेट कर रहे थे, किसी को सस्पेंड कर रहे थे। विरोध की आवाज नहीं थी, डिसेंट की आवाज नहीं थी। सेमेस्टर, इसके बाद FYUP आया, फिर FYUP रोल बैक, यानी लगातार प्रयोगशाला बना दिया गया दिल्ली विश्वविद्यालय का। इसके बाद हमें लगा कि वो रिजीम बदला, नए वाइस चांसलर आए, तो हमें बहुत उम्मीद थी कि नियुक्ति की प्रक्रिया जो है शुरू होगी, साथ में करेक्ट रोस्टर के साथ। रोस्टर की लड़ाई भी हमने लड़ी। लेकिन जब हमने देखा कि नए वाइस चांसलर से जो सरकारी संगठन है NDTF, वह प्रिंसिपल, डायरेक्टर से लेकर के हर निर्णायक पदों पे अपने व्यक्तियों को नियुक्त करवाया, लेकिन कॉलेजेज में और यूनिवर्सिटीज में नियुक्ति नहीं हुई। डायरेक्टर बनवाए अपने, प्रिंसिपल अपने लगवा लिए, तो वो वाइस चांसलर भी कहीं ना कहीं सरकार का काम कर रहे थे, लेकिन नियुक्ति नहीं किया। हमारी तब यह राय थी कि नियुक्ति होगी, इसलिए हम नियुक्ति का समर्थन कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे एक के बाद एक सरकार की तरफ से दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक हितों पर हमला हुआ, चाहे वो 3rd अमेंडमेंट से वर्कलोड का घटना हो, चाहे 200 पॉइंट से रोस्टर का 13 पॉइंट रोस्टर में तब्दील करना हो, चाहे वो 28 अगस्त का की नियुक्ति है और लगातार शिक्षकों की संख्या बढ़ी है, तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन के अलावा और कोई बेहतर उपाय नजर नहीं आ रहा था। और यह कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है, बल्कि यह समय की जरूरत है, समय की मांग है कि वन टाइम
चाहे वो भारत सरकार रेगुलेशन ला के इनका एब्जॉर्शन करे या दिल्ली विश्वविद्यालय इसी से रिकमेंडेशन भेजे, जैसे भी हो हम चाहते हैं कि इनका वन टाइम रेगुलेशन विथ करेक्ट रोस्टर हो। यह राजनीतिक दबाव में नहीं है, यह समय की जरूरत में है। प्रशासन के द्वारा नियुक्ति न किए जाने के बाद या न किए जाने के कारण यह लिया गया निर्णय है डीटीएफ का, और ये पिछले 3 सालों से यह हमारा कांस्टेंट निर्णय है, डिसीजन है। हम इसलिए एब्जॉर्शन का समर्थन कर रहे हैं, एब्जॉर्शन के लिए हम सड़क पर भी हैं और कन्विंस्ड हैं पूरी तरीके से। जी, 4 दिसंबर का जो आंदोलन हुआ उसको कहा जा रहा है कि डीटीएफ ने जो है बिना किसी मोल भाव के जो है उसे वापस ले लिया, कुछ हासिल भी नहीं हुआ उससे शिक्षकों को, इस तरीके के भी आक्षेप जो लगा रहे हैं। अब उनको उनके ऊपर बहुत कुछ टीका टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन आप यह देखिए कि जो 4 दिसंबर 2019 के जिस पत्र का आप जिक्र कर रहे हैं, वह पत्र आया क्यों, कैसे, उसकी पृष्ठभूमि क्या है? उसकी पृष्ठभूमि आप याद कीजिए कि 28 अगस्त 2019 का वीसी के रजिस्ट्रार के दफ्तर से एक चिट्ठी गई थी, जो इस बात को तय करता था या इस बात को कहता था कि अब से विश्वविद्यालय में तदर्थ यानी एडहॉक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी बल्कि गेस्ट होगी। और दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने ऑर्डिनेंस में कॉन्ट्रैक्ट और गेस्ट का प्रावधान किया हुआ है, तो इससे एक गुस्सा था। लेकिन जब अक्टूबर नवंबर में दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजेस के प्रिंसिपलों ने जब सैलरी देना बंद कर दिया एडहॉक शिक्षकों को, तो वह गुस्सा फूटा और वह आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन है। डूटा के इतिहास के हालिया वर्षों का यह ऐतिहासिक आंदोलन है। और जो लोग आक्षेप लगा रहे हैं, बड़े बड़े लोग आक्षेप लगा रहे हैं, माफ कीजिएगा, अलग अलग कारण हो सकते हैं, वो आंदोलन में नहीं थे, खैर वो अलग बात है। शिक्षकों ने आंदोलन किया तो उस चिट्ठी के खिलाफ आंदोलन किया और उन प्रिंसिपलों के द्वारा सैलरी न देने के खिलाफ आंदोलन किया। वाइस चांसलर नहीं थे, तो अगले दिन क्या हुआ? उस दिन हुआ, वाइस चांसलर बातचीत करने के लिए बुला रहे थे, लेकिन कुछ कंक्रीट निर्णय नहीं निकल पा रहा था। हमने वाइस चांसलर के ऑफिस को घेरा, दिल्ली विश्वविद्यालय का घेराव 10,000 शिक्षकों ने किया। 5 और 6 दिसंबर 2019 को एमएचआरडी सामने आती है और एमएचआरडी और यूजीसी और डूटा के बीच में एक समझौता करार होता है कि जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनको जब तक परमानेंट या एब्जॉर्शन या स्थायी नहीं कर दिया जाता तब तक उनको अपने पद से नहीं हटाया जाएगा। यह बहुत बड़ी जीत थी। तो यह कहना कि कुछ हासिल नहीं हुआ गलत है, क्योंकि इसके बाद जो है हमारा जो है लड़ाई अगला फेज में पहुंच रहा था, एब्जॉर्शन का, समायोजन का। और फिर इसके लिए हमें डूटा के लिए यह जरूरी था कि डूटा जो है राजीव रे के नेतृत्व में, राजीव रे के नेतृत्व की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि वह सबको लेकर के चलता है। उसके पहले नंदिता नारायण थी, वह सारे समूहों को जोड़ करके चलती थी। कि अब एक चीज हमने हासिल कर ली, एक सेकंड आप दीजिए, एक चीज हमने हासिल कर ली कि लोगों को नहीं हटाया जाएगा अपने पदों से तब तक जब तक इनका अस्थायी समाधान नहीं हो जाता। अब हमें समायोजन की ओर आगे बढ़ना है, तो इसके लिए यह जरूरी था कि तमाम जो शिक्षक समूह कार्य कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनकी राय जानी जाए कि वो कैसे इसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी राय देते हैं, स्टाफ एसोसिएशन की क्या राय होती है। यह था और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे थे और धरना चल रहा था। कोविड आया और यह जो है धरना और यह आंदोलन हमारा स्थगित हुआ है कोविड की वजह से। ऐसा नहीं है कि हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे और बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ है। और आज मैं बार बार कह रहा हूं, इसीलिए मैं पहले भी रिपीट किया था कि यह अगर नहीं होता, यह लड़ाई अगर डूटा ने हासिल नहीं की होती, तो ये जो 2020 में जो अगस्त में तदर्थ शिक्षकों की जो ज्वाइनिंग सुनिश्चित हुई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, मुश्किल था, जब प्राइवेट सेक्टर की सारी नौकरियां जा रही थी। और इसी पेंडेमिक में भारत सरकार ने 3 बड़े बड़े कानून लाए हैं। किसानों के जो कृषि के जो ट्रेड का जो कानून है जिसके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेबर लॉ का इन्होंने रिफॉर्म कर दिया है, और शिक्षा पर हमला किया है। शिक्षा को व्यवसायीकरण करते हुए नई शिक्षा नीति जो है घोषणा कर दी है संसद में। ये 3 बड़े चीज पेंडेमिक का फायदा उठाया और डूटा इसके खिलाफ। सवाल पे आऊंगा एनईपी पे, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछ लूं कि कहते 5 दिसंबर के लेटर से पहले भी अगर 2007 के इजी रिजोल्यूशन को देखें तो वहां भी कहा गया है कि एडहॉक जो है दूसरे एडहॉक से रिप्लेस नहीं होगा 4 महीने बाद, इस तरीके की 4 महीने के भीतर नियुक्ति कर दी जाए। तो जो 5 दिसंबर का लेटर आया,
इसमें क्या नया था? क्योंकि इस रिजोल्यूशन 2007 और 5 दिसंबर के लेटर में क्या कुछ अनुकूल है शिक्षकों के और क्या विपरीत है उनके? देखिए, अगर मूल भावना के रूप में देखेंगे तो दोनों की मूल भावना एक ही है। इसी रेजोल्यूशन 2007 जो है वो 5वां वेतन आयोग के बाद जो नया सर्विस कंडीशन था एमपीएस 98 के बाद आया था। और दिल्ली विश्वविद्यालय के इसी ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि कोई भी एडहॉक जो है वो 4 महीने तक ही रहेगा, क्योंकि परमानेंट करना है। क्योंकि परमानेंट नहीं हो रहा है इसलिए वो कंटिन्यू हुआ। अब जो है आज आपका 7वां वेतन आयोग का कैस 2018 है। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह प्रयास है कि वह इसी रेजोल्यूशन 2007 को संशोधित करे। हम चाहेंगे कि उसका संशोधन ना हो, क्योंकि ये गेस्ट लगाना चाहते हैं। क्योंकि कैस 2018 जो आया है इसके आलोक में दिल्ली विश्वविद्यालय ने गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट का अमेंडमेंट अपने ऑर्डिनेंस में कर चुका है। तो उसको अमेंड करके ये हमारे ऊपर खतरा है, हमेशा ये जो है संशय बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट में जो है बदल दिया जाए। इसलिए 5 दिसंबर 2019 का यह जो पत्र है, जो एमएचआरडी, यूजीसी और डूटा के बीच जो समझौता है, ये बहुत ही कारगर है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और 2007 का एक तरह से कहिए एक्सटेंशन है कि आप तब तक इन्हें नहीं हटा सकते जब तक इनका अस्थायी समाधान कोई नहीं निकाले। फिर भी हम दो चीज चाहेंगे यदि इसी में जाते हैं तो, एक तो मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश दिया जाए और इसके लिए जो है ये इसी कोई रेजोल्यूशन पास करे और इसको क्लब करे 2007 से कि वो जब वापस मातृत्व अवकाश से आए तो उनको पद से ना हटाया जाए। वन, दूसरी चीज कि ये जो 5 दिसंबर का लेटर है इसको मानते हुए कि कुछ चीजों को कि लीव अगेंस्ट जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको छोड़ करके या कुछ एक दो बिंदु जहां पे समस्या है उसको छोड़ करके इसी एक रेजोल्यूशन पास करे और 2007 के रेजोल्यूशन से उसको क्लब करे कि जब तक कोई इनका स्थायी समाधान नहीं होता है तब तक इनको ना हटाया जाए, कुछ अपवादों को छोड़कर। कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर किसी टीचर के छुट्टी के अगेंस्ट पढ़ा रहा है और वह टीचर आ जाता है तब तो उसका हमारे पास अलग उपाय ढूंढना होगा। लेकिन ऐसे चीजों को छोड़ करके हम चाहेंगे कि इसी जो है इस पर एक रेजोल्यूशन पास करें। और अभी जो एक बात सुनने में आई है कि 8 दिसंबर की जो इसी हुई उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये कहा है कि हम एब्जॉर्प्शन पे कमिटी बना रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि वो एब्जॉर्प्शन पे कमिटी बनाए और एक पॉजिटिव जो है रिकमेंडेशन दें और सरकार जो है उसको स्वीकार करे। पर सर शायद सुनने में आया है कि एब्जॉर्प्शन कमेटी बनाने की बात नहीं हुई है, मॉडलिटीज बनाने की बात हुई है। तो क्या मॉडलिटीज जो है राजनीतिक दबाव में तय हो पाएंगी? जो लोग ये कहते रहे हैं कि जो कल लगाए वो भी एब्जॉर्ब हो, परसों लगाए वो भी एब्जॉर्ब है, ऐसी स्थिति में मॉडलिटीज क्या पार्टियां तय कर पाएंगी वो अपने वोट के नुकसान पर? ये भी सवाल है। नहीं, देखिए आपने दो बातें कह दी कि आप कह रहे हैं कि दो तरह के वर्जन हैं, जैसा कि आपने कहा जी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि टर्म एंड कंडीशंस पे मतलब बैठाने के लिए लीगलिटी की बात कर रहे हैं, लीगलिटी की बात। हाँ, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मॉडलिटीज की बात हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, मतलब दो तरह के वर्जन आप कह रहे हैं ना कि इसी में हुआ है। देखिए जी देखिए, दो तरह के वर्जन है या तीन तरह के वर्जन है यह एक बात है, इसको अगर साइड कीजिए तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने किसी तरह का स्पष्टीकरण तो दिया नहीं। जब 8 दिसंबर 2020 को इसी की मीटिंग हुई तो हमारे दो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, टीचर रिप्रेजेंटेटिव। एक टीचर रिप्रेजेंटेटिव बाहर निकल के कहा कि से एब्जॉर्प्शन पे कमिटी बनी है, कमिटी बनाने का आश्वासन मिला है। अब दूसरे की तरफ आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि टेनेबल या मॉडलिटीज की बात कह रहे हैं जी। अब ये दो बातें दो इसी मेंबर कह रहे हैं तो इन दोनों ही बातों के आलोक में कौन सी बात सही है कौन सी गलत है, किसका खंडन हो किसका स्वीकारोक्ति हो, इसका विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई स्पष्टीकरण तो नहीं आया। तो जब विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आया इसका मतलब यह है कि जो दोनों कह रहे हैं हम किसको सही माने। तो हम तो यही कहेंगे ना कि जो टीचरों के हित में है, जो टीचरों के फायदे के लिए है, कि टर्म एंड कंडीशन क्या करना है आप कमेटी बनाइए और आगे बढ़िए। आप कमेटी तो बनाइए और वो भी
ये नहीं कि 10 साल के लिए कमेटी बनाइए, 1 महीना के अंदर कमेटी बनाइए, 1 महीने के अंदर निर्णय लीजिए कि आपको करना क्या है। भाई इतना फटाफट सब कुछ आप कर रहे हैं, प्रिंसिपल नियुक्त कर दे रहे हैं, डायरेक्टर नियुक्त कर दे रहे हैं, अब प्रमोशन भी हो रहे हैं, तो इस पर कमेटी बना करके एक निर्णय लेने में क्या दिक्कत है? तो हम चाहेंगे कि वो कमेटी बनाए, कमेटी बननी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? जी जरूर। सर एक आखिरी सवाल है एनईपी से जुड़ा हुआ। लोग कहते हैं कि एनईपी जो है ज्यादा जनता की मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है, और बहुत अहम मुद्दा रहता है हमारे यहाँ। अभी तक जो है बहुत बड़े विज्ञान प्रौद्योगिकी किताबों का अनुवाद तक नहीं हो पाया। ऐसे में मातृभाषा में जो शिक्षा देने की बात है, उसके आधार पर कहा जा रहा है कि एनईपी जो है वो जन भावनाओं को ध्यान में रखकर बनाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि आप चीजों को मिक्स कर रहे हैं। यह नई शिक्षा नीति जो है, नई शिक्षा नीति के कई पहलू होते हैं। प्राथमिक शिक्षा नीति, स्कूली शिक्षा नीति, उच्च हायर एजुकेशन से रिलेटेड शिक्षा नीति। अनिल सदगोपाल जैसे शिक्षाविद भी बहुत लोग कुछ कह रहे हैं, आप उनका वर्जन सुनिए। जो लोग कह रहे हैं कि यह शिक्षा नीति देश और समाज के हित में है, वो ये भी कह रहे हैं कि कृषि व्यापार के लिए जो कानून लाया गया है वो किसानों के हित में है। तो किसान इसका मतलब बेवकूफ है, वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं। वो ये भी कहेंगे कि लोगों को डराया जा रहा है। अरे भाई डराया नहीं जा रहा है, सच बताया जा रहा है। सच यह है कि मैं उस शिक्षा से संबंधित जो नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान है उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, जिसमें यह प्रावधान अगर करने की कोशिश है कि आप 10% से 40% जो क्लासेज हैं वो मूक को शामिल करें। जब मूक को शामिल कीजिएगा तो क्या होगा? क्या मूक जो है क्लास टीचिंग जो पेडागोगी है, क्या उसका विकल्प हो सकता है? पहली बात, इससे वर्कलोड पर क्या असर पड़ेगा? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का क्या होगा? पहली बात। दूसरी बात कि मल्टीपल एग्जिट पॉइंट हैं, यानी 1 साल में करे तो सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में डिग्री, 3 साल में ऑनर्स नहीं दिया जा रहा है, 4 साल में ऑनर्स। तो भारत जैसे आर्थिक और सामाजिक रूप से यहाँ की बहुसंख्यक जो जनता है, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आती है, तो उनके लिए तो आप शिक्षा के दरवाजे बंद कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरी चीज, आप इसमें बीओजी है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, यानी आपका जो गवर्निंग बॉडी होता है वो गवर्निंग बॉडी नहीं होगा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रावधान है, उसमें आपका कोई टीचर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड नहीं होगा, पूरी तरह से ऑटोनोमस हो जाएंगे, ग्रेटर ऑटोनोमी हो जाएगा। यानी और फिर जो है फीस, आपको याद रखिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय से हेफा साइन करा लिया गया है कि आप लोन लीजिए, यानी ग्रांट बेस्ड से लोन बेस्ड एजुकेशन की तरफ ऑलरेडी साइन किया जा चुका है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ही एक हिस्सा है, एक इकाई, एक बिंदु है। तो आप यह बताइए कि कौन लोग जो है कि पैसा दे करके शिक्षा हासिल कर पाएंगे? आज प्राइवेट स्कूलों में कौन लोग अपने बच्चों को शिक्षित कर पा रहे हैं? तो ये कहना कि ये जो है बहुत अच्छी चीजें हैं, ये ठीक नहीं है, और ठीक से अध्ययन करें। दूसरी चीज कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिल्ली विश्वविद्यालय इतना जल्दबाजी में क्यों है? कमेटी बना के उसको लागू क्यों करना चाहती है? यह तो एकेडमिक मैटर था, एकेडमिक काउंसिल में लाते, चर्चा करते, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लाकर चर्चा करते। उसके पहले भारत सरकार जो है वो भी न संसद में चर्चा करती है, ना ऑर्डिनेंस लाती है, एक अडॉप्शन करके अधिसूचना जारी करती है। तो बहुत सारी, अब क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में यदि लागू होना भी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो हमें अपने जो हमारे लिए जो शिक्षक के लिए जो खतरनाक चीजें हैं उसका रेगुलेटरी मेजर्स तो आपको अपनाने पड़ेंगे ना, उसको नियंत्रण तो करना पड़ेगा ना, कि भाई कल को नुकसान ना हो, 4 साल में डिग्री मिले, क्या कोर्स पेपर होंगे, ये कहाँ चर्चा होगा, है ना? तो कहने का मतलब यह है कि रेगुलेटरी मेजर्स हमें अपनाने होंगे। कल तब तो कोई जो है डिसेंट विरोध या सहमति का आवाज उठाएगा, उसको निकाल देगी बीओजी बिना किसी नोटिस के। तो इन सब पर रेगुलेटरी मेजर्स अपनाने के लिए यह जरूरी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन कमिटी को भंग करे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए बनाई है, और पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टाफ एसोसिएशन को भेजे, अलग अलग कॉलेजेस के, कि टीचर चर्चा करें, फिर एकेडमिक काउंसिल में चर्चा हो, एग्जीक्यूटिव में चर्चा हो, फिर कमेटी बनाए। इतनी जल्दी किस बात की? अपॉइंटमेंट करें ना, एब्जॉर्प्शन करें ना। दिल्ली विश्वविद्यालय के ऐसी कॉलेज है, अब एब्जॉर्प्शन करने में इनको कौन रोक रहा है? उसके लिए आप नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इनके ऊपर सरकार का दबाव है। और ये देखिए, एक चीज और मैं बता दूं,
कि जो यूनिवर्सिटीज होती थी और पहले जो प्रशासक होते थे वो थोड़ा मानवीय चेहरा लेते थे और जन के पक्ष में खड़े होते थे और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते थे। आज के प्रशासक जो हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय का प्रशासन हो, चाहे विश्वविद्यालय के बाहर का प्रशासन हो, पूरी तरह से सारी संस्थाएं सरकार की तरफ झुकी हुई है। सारी संस्थाएं, जो उनका जो अपना एक स्वतंत्र जो अस्तित्व था वो नहीं है आज की तारीख में, वो झुकी हुई है। ऐसी शक्तियों के खिलाफ आप लड़ रहे हैं। 10,000 शिक्षकों का संगठन डूटा लड़ रही है और इतनी बड़ी बड़ी चीजें बचाई हुई है और हासिल की है, और इस पर यह कहना कि डूटा ने कुछ नहीं किया, हम जनता के, हम सरकार के विरोधी हैं, तो मैं यही कहूंगा कि उन लोगों को जल्दी ज्ञान आए, बस यही कहूंगा। और शिक्षक समझदार हैं, मुझे लगता है कि शिक्षक उनसे संवाद करेंगे इस चुनाव में कि आप हमें पता है। जाते जी जाते सर एक क्या अपील करना चाहेंगे आप शिक्षकों से? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यह अपील करना चाहूंगा कि साथियों, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 फरवरी दिल्ली विश्वविद्यालय में जो 12 फरवरी को ईसी और एसी का चुनाव होने जा रहा है, डीटीएफ की तरफ से मैं देव कुमार एग्जीक्यूटिव काउंसिल का उम्मीदवार हूं, आपसे अपने लिए फर्स्ट प्रेफरेंस वोट की अपील करता हूं कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस देकर मुझे जिताएं और एक तार्किक आवाज को बुलंद करें। इसके अतिरिक्त हमारे पैनल से 4 एकेडमिक काउंसिल के उम्मीदवार हैं, विश्वजीत मोहंती, मिथुराज धूसिया, राजेश कुमार और कंचन। मैं चाहूंगा कि उनके आवंटित कॉलेजेस से आप लोग अपना बहुमूल्य फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दे करके उनको भी बहुमत से एकेडमिक काउंसिल में जिताएं। और इन 4 हमारे एसी उम्मीदवारों के अतिरिक्त, चूंकि 26 इलेक्टेड होते हैं, हम ख्याल और लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक, सेकुलर, लेफ्ट, लिबरल लोगों को जिताएं, ताकि एकेडमिक काउंसिल में एक अकादमिक चर्चा हो सके, स्वस्थ चर्चा हो सके और पठन पाठन और अध्यापन का एक माहौल बने। मैं यही आप सबसे दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों से अपील करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर देव कुमार जी, जो कि डीटीएफ की तरफ से एसी के उम्मीदवार हैं और आगामी 12 फरवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय में ईसी एसी के चुनाव होने हैं। तो हम जो है फिर मुलाकात होगी अन्य उम्मीदवारों से, उनसे भी चर्चा करेंगे। और देव कुमार जी, बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जी और शुक्रिया। फिर से ये चर्चा जो है हम आपसे करेंगे और शुभकामनाएं कि आप जीते। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों की आवाज बने, शिक्षकों की आवाज बने। और बहुत अच्छी परिचर्चा रही और बहुत ही सुलझे तरीके से चीजों को देव कुमार जी ने हमारे सामने रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ मुद्दे जो अभी अनसुलझे हैं 2021 में इस चुनाव के बाद जरूर सुलझते नजर आएंगे। धन्यवाद।